ए टू जेड बायोलॉजी में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा जो है दो वर्ड से, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है जिसे पोरोस कहते हैं, पोरोस अर्थ ये ग्रीक लैंग्वेज है और इसका अर्थ होता है पोर या तो छिद्र। फेर का मतलब होता है टू बियर, मतलब इसको धारण करना, मतलब कि ऐसे प्राणी के बॉडी पर छिद्र होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, पोरीफेरंस कहा जाता है। इस संघ के जंतुओं का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु को माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने इन जीवों को स्पंज नाम दिया था। स्पंज नाम किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। सन 1965 ईस्वी में एलिस ने देखा कि ये जंतु निरंतर बाहरी जल की धारा को शरीर में खींचते हैं तथा बाहर निकालते हैं। किसने देखा था? एलिस ने देखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एक पॉइंट आप नोट करते जाएं, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इस लक्षण के आधार पर उन्होंने स्पंज को जंतु जगत में स्थान दिया था। और सन 1885 ईस्वी में 1825 में रॉबर्ट ग्रांट ने इन जंतुओं के लिए पोरीफेरा नामक संघ की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब तक की पोरीफेरा संघ की लगभग कितनी जातियां ज्ञात हैं? लगभग 5000 जातियां ज्ञात हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ सामान्य लक्षण देख लेते हैं कि इस फाइलम में जो प्राणी रखे गए हैं उनके क्या क्या सामान्य लक्षण हैं। अगर हम इनके आवास की बात करें, अगर हैबिटेट की बात करें, सभी स्पंज क्या होते हैं? जलीय होते हैं। इनमें से अधिकांश समुद्री जल में तथा कुछ स्वच्छ जल में, जैसे स्पॉन्जिला में पाए जाते हैं। मतलब कुछ समुद्र स्वच्छ जल में, जैसे स्वच्छ जल का जो स्पॉन्ज वो कौन सा है? स्पॉन्जिला है। इन्हें गर्म जल पसंद है, अतः सामान्य रूप से ठंडे जल में अनुपस्थित होते हैं। इन्हें कहा होते हैं, ठंडे जल में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम इनके शेप और साइज की बात करें, आकृति और आकार की बात करें, तो शरीर 1 से 200 सेंटीमीटर तक लंबा, नालवत, वृत्ताकार, गोलाकार, प्याले कप सेट एंड तस्तरी के आकार का, कीप नुमा या अनियमित आकार का होता है। अगर हम इनके बॉडी समिमिति या सिमेट्री की बात करें तो अधिकतर जो स्पंज होते हैं असमिमित, मतलब एसिमेट्रिकल होते हैं, परंतु कुछ रेडियल सिमेट्री भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे साइकॉन। साइकॉन कैसा बॉडी सिमेट्री प्रदर्शित करता है? रेडियल सिमेट्री। और इनमें जो जर्म लेयर होते हैं, मतलब जनन स्तर इनमें जो होता है, सर्वप्रथम स्पंज में बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक जंतु हैं। कैसे हैं ये? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात ये दो भ्रूणीय जनन स्तर, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, बाह्य जनन स्तर जिन्हें एक्टोडर्म तथा आंतरिक जनन स्तर एंडोस्पर्म से विकसित होते हैं। अच्छा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये कैसे होते हैं? ये कोशिकीय स्तर का संगठन, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट भी अपने जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा, अगर बॉडी प्रकार की हम बात करें तो देखिए शरीर कैसा होता है इनका। शरीर क्या होता है? छिद्र युक्त होता है, पोरस होता है। ये छिद्र दो प्रकार के होते हैं, अंदर खींचने वाले छिद्र जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, बाहर निकालने वाले छिद्र जिन्हें अपवाही या रंध्र या छिद्र या आस्कुलम कहते हैं। स्पंज गुहा उपस्थित होता है, इसमें क्या पाया जाता है? स्पॉन्जोसील कैविटी भी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इनके बॉडी वॉल की बात करें तो देह भित्ति जो होता है
एक सामान्य स्पंज की जो द्रव्यता होती है 3 स्तर के होते हैं। पिनाकोडर्म या त्वची स्तर या डर्मल लेयर कहा जाता है। ये बाहरी कोशिकीय स्तर है। इसमें चपटी पिनाकोसाइट्स तथा अंडाकार रंध्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो निम्न प्रकार की होती हैं। अच्छा, पिनाकोडर्म के कई प्रकार के होते हैं, देखते हैं। जैसे पहला दिया है पिनाकोसाइट्स। क्या दिया है? पिनाकोसाइट। ये उल्टे मोगर के आकार की कोशिकाएं हैं। इसके बीच वाले भाग में एक केंद्रक होता है। ये स्पंज का बाहरी स्तर बनाता है। पोरोसाइट रंध्र कोशिकाएं त्वची स्तर में पिनाकोसाइट्स कोशिकाओं के बीच बीच में अपेक्षाकृत क्या होती हैं? बड़ी रंध्र कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक रंध्र कोशिका के आर पार ऑस्टियम नामक छिद्र होता है। इसमें से होकर समुद्री जल स्पंजीय गुहा में प्रवेश करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सेकेंड लेयर दिया है गैस्टर लेयर या जठर स्तर, यह आंतरिक कोशिकीय स्तर है। इसमें कशाभ युक्त कीट कोशिकाएं या कॉलर सेल या कोएनोसाइट्स पाई जाती हैं। त्वची स्तर तथा जठर स्तर दोनों में आधार झिल्ली नहीं पाई जाती है। अच्छा, कोएनोसाइट्स के बारे में देखिए, दिया है थोड़ा सा पॉइंट है कि कोशिकाओं की उपस्थिति संघ पोरीफेरा की क्या है? विशेषता है। प्रत्येक की कोशिका में एक कॉलर नामक संरचना होती है जिसके आधार से एक लंबा कशाभ फ्लैजिला निकलता है। इन कशाभों का कार्य सम्मिलित रूप से गतिशील रहकर शरीर के भीतर जल का बहाव बनाए रखना होता है। और ये कोशिकाएं भोजन ग्रहण करने में भी सहायक होती है। तो देख लेते हैं कोएनोसाइट्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर फ्लैजिला कशाभ निकला है ना। अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर में कॉलर, संकुचन रिक्तिका, आधारकण, राइजोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, खाद्य रिक्तिका इत्यादि प्रकार के इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए कि कोशिकाओं के अलावा इसमें जो मीजोडर्मल होता है, मीजो लेयर होता है, मध्य स्तर जो होता है, यह अकोशिकीय जैली सदृश स्तर त्वची तथा जठर रस के मध्य में पाया जाता है। इसमें नाल प्रणाली तथा पूर्ण शरीर को साधे रखने हेतु कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बनी कंटिकाओं या कोलेजन समान स्पॉन्जिन नामक गंधित प्रोटीन के धागों का कंकाल होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक पॉइंट आप नोट करते जाएं और इसको लिखते जाएं। अच्छा, इस स्तर में अमीबोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं या आर्कियोसाइट्स जिसे कहा जाता है, वो पाई जाती हैं। इनमें दूसरी तरफ की जो कोशिकाएं, अच्छा, इनमें दूसरी तरह की कोशिकाओं में बदलने की क्या होती है? क्षमता होती है। इन्हें टोटीपोटेंट कोशिकाएं भी कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रहेगा। ए टू जेड बायोलॉजी, आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। अच्छा, ये जो टोटीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं, ये कितने निम्नलिखित ये निम्न प्रकार की कोशिकाओं के रूपांतरित हो सकती है। कौन कौन सी, ये भी देख लेते हैं। पहला है ट्रोफोसाइट्स। ये विकसित होती कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराती हैं, अतः इन्हें उपचारिका कोशिकाएं या नर्स सेल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो फाइलम पोरीफेरा में नर्स सेल किसे कहा जाता है? ट्रोफोसाइट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है थियोसाइट्स। इनमें भोज्यकण संचित, जो फूड स्टोरेज का काम होता है, थियोसाइट्स में होता है। और इसके बाद है ग्लैंड सेल्स या ग्रंथि कोशिकाएं। ये श्लेष्मी पदार्थ स्रावित करती हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप धीरे धीरे साथ साथ में नोट्स बनाते रहें और आप प्रतिदिन 1 घंटे आधे घंटे रोज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। पढ़ाई में कहीं भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, तभी तैयारी आपकी मजबूत होगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है।
नेक्स्ट जो दे रखा है सेल वो कोलेनोसाइट्स। क्या है कोलेनोसाइट? ये स्पंजिन धागों का स्राव करती है। ये स्पंजिन धागों का क्या करती है? स्रावित करती है। स्क्लेरोब्लास्ट देख लेते हैं। ये कंटिकाओं का श्रावण करती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। मायोसाइट्स क्या होते हैं? ये अपवाही रंध्र या आस्कुलम के चारों ओर एक वलय, एक रिंग बनाती हैं, जो अपवाही रंध्र के खुलने व बंद होने में क्या होती है? सहायक होती है। इसके बाद देखिए जर्म लेयर जो दे रखा है, जर्म लेयर ये जनन काल के दौरान शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण तथा उनका विकास करते हैं, जर्म सेल्स। नेक्स्ट जो सेल दे रखा है क्रोमोसाइट्स, ये वर्णक कण, पिगमेंट या उत्सर्जी पदार्थों का संचय करते हैं। फाइलम पोरिफेरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्रॉपर ध्यान से इसका नोट्स बनाते रहें और अपने बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे चैनल ए टू जेड बायोलॉजी से जुड़े रहें। अगर हम इनमें कैनाल सिस्टम की बात करें, नाल प्रणाली की बात करें कि स्पॉन्जिस में जो कैनाल सिस्टम होता है वो किस टाइप का होता है? इस संघ के जंतुओं में नाल प्रणाली की उपस्थिति एक विशेषता है। इनकी देहभित्ति पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उन छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। अच्छा, इन सूक्ष्म छिद्रों से बाहरी जल नाल प्रणाली द्वारा शरीर के मुख्य देह गुहा स्पॉन्जोसील में पहुंचकर शरीर के स्वतंत्र छोर पर स्थित एक बड़े अपवाही रंध्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। मतलब कि ऑस्टिया से वाटर अंदर और ऑस्कुलम से वाटर बाहर जाता है। शरीर के भीतर स्थित कोशिकाएं जल की धारा से भोजन में ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ CO2 सहित अन्य जनन काय या रिप्रोडक्टिव बॉडी को बाहर विकसित निष्कासित करती हैं। अतः नाल प्रणाली पोषण, उत्सर्जन एवं शोषण तथा जनन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अच्छा, इनमें स्पॉन्जेस में 3 प्रकार की जो कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। पहला जो होता है एस्कॉन टाइप का होता है। यह सबसे सरल प्रकार का होता है, सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप। इसमें स्पंज गुहा के अंदर उपस्थित कीप कोशिकाएं जिसे कोएनोसाइट्स की कशाविकाओं की निरंतर गति के कारण बाहरी जल अविरल धारा असंख्य ऑस्टिया से होकर सीधे स्पंज गुहा में प्रवेश करती है और अपवाही रंध्र से होकर बाहर निकलती है। लिकोसिलोनिया नामक स्पंज में इस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लिकोसिलोनिया में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम है तो एस्कॉन टाइप का होता है। यहाँ पर देखिए एक ड्रॉ आउटलाइन दिया हुआ है कि पहले समुद्री जल ऑस्टिया से इंटर करता है, फिर स्पंज गुहा में जाता है, स्पंज गुहा से फिर अपवाही रंध्र में, फिर वहां से शरीर से जल शरीर के बाहर से होते हुए वापस चला जाता है। जो सेकेंड प्रकार का होता है वो होता है साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। साइकॉन टाइप का कैनाल जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? यह साइफा जैसे स्पंजों में पाया जाता है। यह स्कॉन प्रकार के नाल तंत्र की भित्ति में अनुप्रस्थ वलनों द्वारा बनता है। इसमें रेडियल कैनाल बन जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का भी कैनाल सिस्टम होता है और यह अरीय नाल बाहर की ओर बंद रहती है और अंदर बड़े छिद्र द्वारा स्पंज गुहा में खुलती है, जिसे एपोपाइल कहते हैं। स्पंज गुहा का भीतरी स्तर पिनेकोसाइट कोशिकाओं का क्या होता है? बना होता है। अच्छा, अरीय नालों की भित्ति के बीच एक स्थान अंतर्वाही नाले इन करेंट कैनाल का रूप ले लेते हैं, जो स्पंज गुहा की ओर बंद किंतु बाहर शरीर के बाहरी सतह पर खुलती है। बाहरी जल पहले अंतर्वाही नालों में आता है और आगामी द्वार द्वारा प्रोसोपाइल से बाहर होकर अरीय नालिकाओं में और फिर एपोपाइल द्वारा स्पंज गुहा में आता है तथा अपवाही रंध्र से होकर बाहर निकल जाता है। ये एस्कॉन टाइप से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कैनाल सिस्टम। इसमें देखिए पहले जल क्या होता है? ऑस्टिया से अंतर्वाही नाल में, इसके बाद वो प्रोसोपाइल्स होते हुए अरीय नाल में, फिर एपोपाइल्स, फिर स्पंज गुहा, फिर अपवाही रंध्र से होते हुए शरीर जल से बाहर चला जाता है।
और जो तीसरा प्रकार का होता है ये ल्यूकॉन टाइप का होता है, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। यह कहाँ पाया जाता है? स्पॉन्जिला जैसे आदि स्पंजों में देखने को मिलता है। यह सबसे जटिल होता है। इसका निर्माण कशाभिकी नलिकाओं की दीवार के वलन से होता है। यह कशाभिकी कक्ष बन जाते हैं तथा कीट कोशिकाएं इन कक्षों की दीवारों पर ही सीमित रह जाती है। अच्छा, इसके बाद देखिए अरीय नाल नलिकाओं की गुहाओं के चारों पिनेकोसाइट का क्या होता है? स्तर होता है, जिन्हें एक्स करेंट कैनाल कहते हैं। इससे पहले जल अंतर्वाही नालिकाओं और फिर प्रोसोपाइल से कोशाभिक कक्षों में और एपोपाइल से अपवाही नलिकाओं से होता हुआ स्पंज गुहा में आकर अपवाही रंध्र से बाहर निकल जाता है। और दिस इज द मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम। इट इज फाउंड लाइक फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस लाइक स्पॉन्जिला एंड देखिए यहाँ पर आउटलाइन दिया हुआ है। जल ऑस्टियस होते अंतर्वाही नाल, प्रोसोपाइल्स होते अरीनाल, अरीनाल, एपोपाइल, स्पंज गुहा, अपवाही रंध्र ऐसा शरीर से बाहर निकल जाता है। एंड देखिए यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ है, यहाँ पर तीनों टाइप्स के कैनाल सिस्टम का स्ट्रक्चर दिया है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर दिया है वो स्कॉन टाइप का दिया हुआ है। सेकेंड टाइप का है जो कैनाल सिस्टम साइकॉन टाइप का है। एंड थर्ड टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट करके दिया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए नोट पॉइंट है। सामान्यतः यह मानते हैं कि एस्कॉन से साइकॉन एवं साइकॉन से ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र उत्पन्न होता है, परंतु कुछ स्पंज जैसे स्पॉन्जिला में ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र रैगॉन नामक नाल तंत्र से होता है। रैगॉन स्पॉन्जिला का लार्वा है। क्या है? रैगॉन क्या है? स्पॉन्जिला का लार्वा है, जिसका आकार कीप नुमा होता है। कैसा होता है? कीप नुमा होता है, अर्थात अक्ष पर सकरा आधार पर चौड़ा होता है। इसकी पार्श्ववृत्ति भी को स्पंजी फेर एवं आधारवृत्ति को हाइपोफेर कसाब कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अरीय नाल सिर्फ इसकी पार्श्ववृत्ति में ही उपस्थित होती है तथा उसे कसाब कोष्ठक कहते हैं। कसाब कोष्ठक बाहर की ओर पश्च छिद्र के रूप में खुलते हैं। तो ये हमारे लिए नोट पॉइंट था, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे और चलते हैं, हम लोगों को और आगे क्या देखना है। अच्छा, आगे अगर हम डाइजेशन की बात करें, जो फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं इनमें डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है, अंतः कोशिकीय इनमें डाइजेशन तथा फूड वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है? इनमें गैसों का आदान प्रदान कोशिका की जीवद्रव कला मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से विसरण डिफ्यूजन द्वारा होता है। और इनमें जो उत्सर्जन होता है ना, ये उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जीवद्रव कला की सहायता से विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। और इनका वेस्ट मटेरियल जो होता है ना वो अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अमोनिया ही होते हैं। अच्छा, इनमें जो रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है, जनन जो होता है, वो ये प्राणी नर व मादा में पृथक नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उभय लिंगाश्रयी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जनन अलैंगिक असेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन में मुकुलन बडिंग जेम्यूल निर्माण द्वारा होता है। इनमें रीजनरेशन की अपार क्षमता भी पाई जाती है। अच्छा, लैंगिक जनन शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से होता है। आंतरिक निषेचन होता है। इनमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनमें जो होता है जायगोट पूर्णभंजी विदलन मतलब होलोब्लास्टिक क्लीवेज टाइप का इसमें डेवलपमेंट होता है। लाइफ साइकिल में अगर देखा जीवन चक्र में एक रुमाव युक्त लार्वा एम्फीब्लास्टुला लार्वा पैरेनकाइमुला लार्वा भी देखने को मिलता है। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन तो देखिए, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है।
पहला जो वर्ग है वो है कैलकेरिया कैल्सीस्पांजी, जिसको कहा जाता है। सेकंड है हेक्साकिटिनेलिडा या हाइलोस्पंजी कहा जाता है। एंड तीसरा जो थर्ड दिया हुआ है डेस्मोस्पंजी। अच्छा, बारी बारी से हर ग्रुप के कैरेक्टर को भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कैलकेरिया के, तो आवास उनका हैबिटेट कैसा होता है, ज्यादातर समुद्री जल में। मतलब वर्ग कैलकेरिया में जो स्पॉन्जेस आते हैं वो ज्यादातर समुद्री जल में होते हैं। हेक्साक्टिनेलिडा में या हाइलोस्पंजी में जो आते हैं वो भी समुद्री होते हैं। डेमोस्पंजिया में समुद्री और अलवड़ी जल में पाया जाता है। अच्छा, इनमें कंकाल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बड़ी निर्मित कंटिकाएं होती हैं। हेक्सानिडमा इसमें सिलिका से निर्मित कंटिकाएं होती हैं। डिस्मोस्पंजिया में सिलिका युक्त कंटिकाएं या गंध युक्त स्पॉन्जिन तंतु या अनुपस्थित होता है। अच्छा, इनमें देखिए कंटिकाओं का जो प्रकार होता है ना, ये कैसा होता है, एक, तीन या चार हरी होता है, और में छह हरी होता है, और में एक या चार हरी होता है। नेक्स्ट जो इनमें दे रखा है आगे, जो सामान्य लक्षण है, इनमें संकुचन की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। इनमें भी अनुपस्थित, और डिस्मोस्पंजीज में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये अभी में नाल तंत्र, जो कैलकेरिया में जो नाल तंत्र होता है वो एस्कॉन, साइकॉन और लिकॉन तीनों प्रकार का पाया जाता है। हाइलोस्पंजी में जो होते हैं, हाइलोस्पंजी में जो साइकॉन या लिकॉन प्रकार का देखने को मिलता है नाल सिस्टम। और डेमोस्पंजी में रेगॉन या लिकॉन प्रकार का नाल सिस्टम देखने को मिलता है। अच्छा, कैलकेरिया में जो साइज जो होता है वो 15 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, और हाइलोस्पंजी में 30 सेंटीमीटर तक, और डेस्मोस्पंजिया में अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और तीनों का देखिए हर ग्रुप के में वर्ग में, हर ग्रुप में एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कैलकेरिया में कौन कौन से स्पॉन्ज आते हैं, जैसे लिकोसेलेनिया, साइकॉन, साइफा, ये सब वर्ग कैलकेरिया में आते हैं। यूक्लिप्टेला, हाइलोनिमा, ये हाइलोस्पंजी में आते हैं। और यूस्पंजिया, इसे बाथ स्पंज या स्पॉन्जिला कहते हैं, ये कहाँ किस में आते हैं, डेमोस्पंजिया में आते हैं। आई होप कि आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यारा सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।